डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन पर, अर्थात जिसे इतिहास लेखन में रोमांटिसिज्म कहा जाता है। अब चूंकि मैंने इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एआई का उपयोग किया है और गामा पीपीटी के थ्रू मैंने इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने का, या हम कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, तो उसमें स्वच्छंदतावादी जो शब्द है उसके लिए सामान्यतः रोमांटिसिज्म ही प्रयोग किया गया है। तो मैं इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आपको रोमांटिसिज्म अर्थात स्वच्छंदतावाद पर चर्चा करना चाहूँगा कि स्वच्छंदतावाद क्या है। एक्चुअली क्या हुआ कि जो हम इतिहास लेखन के क्षेत्र में जो ज्ञानोदय का काल, जिसको कहते हैं इनलाइटनमेंट हिस्टोग्राफी, जो ज्ञानोदय का इतिहास लेखन था, उस ज्ञानोदय के काल में इतिहास लेखन में तर्क और बुद्धि के प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया और तर्कवाद, हर ऐतिहासिक तथ्य के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होने का जो दावा किया गया। और इतिहास लेखन का एक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है या वैज्ञानिक ढंग से यदि हम इतिहास लेखन करें तो उसके लिए तर्क का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। और तर्कवाद का जो प्रयोग इतिहास लेखन में हुआ विशेषकर ज्ञानोदय काल में, तो उसका परिणाम ये हुआ कि इतिहास लेखन एक प्रकार से नीरस हो गया और उसमें जो कई मानव सभ्यता के कई ऐसे अनछुए पहलू थे जिन पर इतिहास लेखन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मानव सभ्यता के उन पहलुओं के संदर्भ में हमारे पास तार्किक तथ्य नहीं थे, या हम ये कह सकते हैं तथ्यात्मक तार्किक ज्ञान नहीं था, या हमारे पास स्पष्ट साक्ष्य नहीं थे, जिस कारण हम मानव सभ्यता के हर पहलू को, हर पक्ष को नहीं छू पाए और उन सभ्यताओं का इतिहास लेखन नहीं कर पाए जिनके लिए हमारे पास सटीक साक्ष्य नहीं थे, प्रामाणिक साक्ष्य नहीं थे, या हमें तर्कवाद के कारण हमने उनको अनदेखा कर दिया था। तो इसका परिणाम ये हुआ कि इतिहास में एक ऐसा युग आया, या हम कह सकते हैं इतिहास लेखन में एक ऐसी विचारधारा आई जिसको हम कहते हैं स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन या स्वच्छंदतावाद, या जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म। अब ये रोमांटिसिज्म भी क्या है कि इसके पीछे जो दार्शनिकों ने या इतिहासकारों ने जो हर तथ्य के पीछे विश्वास, और हर चिंतन के पीछे, हर विश्वास के पीछे तर्क को आधार बना दिया और तर्क की कसौटी पे हर तथ्य को हम कसने लगे, तो उसका परिणाम ये हुआ कि इतिहास लेखन में उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन का प्रारंभ हुआ। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक तथ्य रखूंगा। इतिहास तर्कवादी इतिहास क्या कहता है कि हम अगर ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज फलां व्यक्ति थे, हम अपने पूर्वजों के बारे में सटीक जानकारी दें, हमारे पास प्रामाणिक जानकारी होनी चाहिए। अब हमें अगर ये स्पष्ट न हो कि हमारे परदादा का नाम हमें पता नहीं है और हमारे पास हमारे पास अपने परदादा की कोई जानकारी नहीं है, तो क्या हम ये मान लें कि हमारे परदादा हुए ही नहीं है? हाँ, सीधा हमारे पिताजी, या मैं अपने पिताजी के से पहले कुछ उनके कोई पूर्वज थे ही नहीं। अगर हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई तार्किक तथ्य नहीं है, तो हम क्या ये मान लें कि हमारे परदादा या उससे पहले जो दादा थे वो थे ही नहीं, परदादा थे ही नहीं, हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है। तो इतिहास तर्कवाद यही कहता है कि हमारे पास सटीक साक्ष्य नहीं, तो हम उसको न माने। लेकिन क्या वास्तव में ये उपयुक्त है, यही उचित है? अगर हमें अपने परदादा का नाम ज्ञात नहीं है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पूर्वज हुए ही नहीं। तो इसी बात को जो तर्कवाद के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई और उसका जो प्रतिक्रिया आई हमारे समक्ष, रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद के रूप में जो प्रतिक्रिया हमारे सामने आई, उस प्रतिक्रिया के कारण ही स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन आगे बढ़ा। थोड़ा मैं परिचय के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि ये स्वच्छंदतावाद क्या था और ये किस तरह हमारे इतिहास लेखन में आगे बढ़ा। स्वच्छंदतावाद का जो प्रमुख इतिहासकार, ये इतिहासकार नहीं कहेंगे उनको, लेकिन जो दार्शनिक कहेंगे जिन्होंने स्वच्छंदतावादी विचार को आगे बढ़ाया, वो थे रूसो, जीन जैक्स रूसो। तो जीन जैक्स रूसो को ही स्वच्छंदतावादी धारा का प्रवर्तक और पालक माना जाता है। उन्होंने जैसे, क्योंकि रूसो ने सर्वत्र जो है स्वच्छंदतावाद की वकालत की है, उसकी पैरवी की है, और इसीलिए
इतिहासकारों ने उनको स्वच्छंदतावाद का जनक या उनका स्वच्छंदतावाद का पिता या हम कह सकते हैं उसी को पोषक माना है। और जो उनका पुरस्कृत निबंध था जीन जैक्स रूसो का डिस्कोर्सेज, तो अपने इस निबंध में उन्होंने तर्क के युग को एक चुनौती दी, तर्कवाद को चुनौती दी। और इसीलिए जो उनका निबंध का जो दूसरा भाग था ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, तो इसमें उन्होंने घोषणा की कि मनुष्य का एक सोच समझ वाला मनुष्य एक बिगड़ा हुआ जानवर है। अर्थात जो मनुष्य एक निश्चित सोच समझ रखता है वो एक बिगड़ा हुआ जानवर है। वो कहता है कि असमानता की जड़ें निजी जायदाद में हैं जिसने सभ्य समाज को जन्म दिया है। वो कहते हैं कि जो हमारे समाज में असमानता आई वो तब से आई जब हमने अपनी निजी संपत्ति की घोषणा की, अपनी निजी स्वामित्व की जो घोषणा की, और इसने सभ्य समाज को जन्म दिया। और यही सभ्य समाज की मूल कमजोरी क्या है? असमानता। तो असमानता की जड़ें किसमें? निजी जायदाद में, निजी स्वामित्व में। और इसी निजी स्वामित्व ने क्या कर दिया? एक सभ्य समाज को बनाया। वास्तव में उस सभ्य समाज नहीं, बल्कि वो क्या है, उस सभ्य समाज के कारण हमारे उसमें कई बुराइयां आ गई हैं। इसीलिए रूसो कहता है कि जो प्रगति है वो प्रगति नहीं बल्कि क्या है? हमारा अधोपतन है। और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि आदिम मानव समाज को वो ज़्यादा उचित मानते हैं, जिसमें क्या था, कहीं कोई संपत्ति का अधिकार नहीं था, सब क्या थे? सब समान थे, और प्राकृतिक रूप से सब क्या थे? समान थे। ये इसी माध्यम को उन्हें आगे बढ़ाया और इन्हीं विचारों को उन्हें आगे बढ़ाया। वो मानव स्वतंत्रता का इतना समर्थन करते हैं कि अपनी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता हुआ है और सर्वत्र वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये जंजीरें कौन है? जो कि सभ्य समाज ने उस पर बनाई है, या सभ्य समाज ने मनुष्य को जंजीरें दी हैं कि सामाजिक नियम, सामाजिक कानून भी बना करके मनुष्य को क्या कर दिया? उसको जंजीरों में जकड़ दिया। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह रूसो ने स्वच्छंदतावादी विचारों को आगे बढ़ाया। इसीलिए फास्ट ने कहा कि भावना ही सब कुछ है, क्योंकि जो तर्कवादी इतिहास लेखन था उसमें मैंने कहा ना कि हमने हर तथ्य को तर्क की कसौटी पे कसना शुरू किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारा जो इतिहास था वो एकदम जो तार्किक रूप जो उसका रूप दिया, तो उसमें भावना का, विचारों को कोई महत्व नहीं दिया गया। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि अगर हमारे पास हर तथ्य के लिए तार्किक, हर बात का अगर हमारे पास तार्किक तथ्य नहीं है तो क्या हम वो बात असत्य होगी? नहीं। इसीलिए इन्हीं बातों को, जैसे हम कहते हैं विचारों को, भावनाओं को इतिहास में जो प्रधानता दी गई, वो किस कारण दी गई? स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन के कारण। इसीलिए स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन क्या है? भावना प्रधान, विचार प्रधान, मानवतावादी, और इन सभी को मिला करके जो इतिहास लेखन हुआ उसको कहते हैं हम स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन, या जिसको इतिहास में कहते हैं रोमांटिसिज्म। और ये विशेषकर ये रोमांटिसिज्म कब से आया? जब रूसो हुए, और रूसो के बाद इस स्वतंत्रतावादी इतिहास लेखन जो आगे बढ़ाया वो किसने बढ़ाया? हर्डर ने। रूसो, जैसे आप जानते हैं कि रूसो का जन्म कब हुआ? 1712 में जन्म हुआ, 1778 तक वो जीवित रहे। उसके बाद जो स्वतंत्रतावादी इतिहास लेखन आगे बढ़ाया वो बढ़ाया किसने? हर्डर ने। उनका पूरा नाम था जॉन गॉटफ्रीड वॉन हर्डर, जो कि एक जर्मन इतिहासकार हुए, जर्मन विद्वान हुए हैं। और इस जर्मन विद्वान ने स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन को आगे बढ़ाया और इसको एक निश्चित दिशा दी। और इसलिए विद्वानों का मानना है कि हर्डर के कारण ही स्वच्छंदतावादी आंदोलन इतिहासकारों में इतना प्रभावशाली हो गया कि वो इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान पा सका। हर्डर को हम इतिहास लेखन के में इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि उनके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, उनकी पहली पुस्तक थी वन मोर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, जो 1774 में प्रकाशित हुई। और दूसरा था उनका इतिहास लेखन में जो उन्होंने तर्कवाद का विरोध किया, और उसी विरोध को आगे उन्होंने क्या किया? आइडियाज फॉर द फिलोसफी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इन पुस्तकों में जो उन्हें विचार दिए स्वच्छंदतावाद के बारे में, तो इनके बारे में कालिंगवुड जो प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं उन्होंने कहा है कि अपने युग की 18वीं शताब्दी की जन्मदात्री पुस्तक है जो आइडियाज फॉर द फिलोसफी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जिसमें अद्भुत मात्रा में महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित विचार हैं। और इसी दूसरी पुस्तक में जो हर्डर ने यह दिखाने की कोशिश की है कि इतिहास और प्रकृति एक समान नियम तंत्र का पालन करते हैं। अब हर्डर के उस पर हम विचारों पे आगे चर्चा करेंगे कि हर्डर ने किस तरह अपने विचार दिए। जो रोमांटिसिज्म है, जो स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन है, उसमें मानव
प्रकृति के विकास का उत्पादन, उस पर विशेष जोर दिया गया है। हर्डन ने डार्विन की तरह ही मानव के प्रकृति के विकासवाद पर बल दिया है कि किस तरह प्रकृति में जो, जैसे डार्विन जो विकासवाद के सिद्धांत को मानते हैं, उन्होंने विकासवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, उसी विचार को हर्डन भी मानते हैं। और उनका कहना है कि विकास का प्रत्येक स्तर अगले स्तर की तैयारी होता है, परंतु मानव अपने आप में ही अपना अंत है। अतः यह प्रक्रिया उसके साथ ही अपने चरम बिंदु पर पहुंचती है। प्रकृति द्वारा मनुष्य की रचना करने में, जो कि उसका सबसे अच्छी रचना है, प्रकृति का उद्देश्य है। अब ये बताते हैं कि रोमांटिसिज्म क्या है। उन्हें रोमांटिसिज्म के आधार पर क्या व्याख्या की है कि प्रकृति का उद्देश्य है एक बुद्धिवादी सामाजिक प्राणी की रचना करना, जिसमें धर्म, मानवता आदि की समझ की पात्रता हो। हर्डन ने मानव जीवन को संसार की प्राकृतिक रचना से गहराई से संबंधित होना पाया है। मनुष्य अपने पर्यावरण का उत्पाद है और उसका इतिहास उस कीट के समान है जो अपने ही बुने हुए जाल में रहता है। पूर्ण तौर पर इतिहास मानव शक्तियों, क्रियाओं और भावनाओं का प्राकृतिक इतिहास है। अर्थात इतिहास लेखन में रोमांटिसिज्म क्या है? मानव शक्तियों, क्रियाओं और भावनाओं का प्राकृतिक इतिहास। इसलिए वो कहते हैं कि भावना प्रधान जो इतिहास है, कि हम भावनाओं के आधार पर, विचार के आधार पर जो हम इतिहास लेखन करते हैं, तो वही इतिहास लेखन क्या है? स्वच्छंदतावाद है या रोमांटिसिज्म, वही इतिहास लेखन है। अब इतिहास लेखन में जो विशेष एक जो ये रोमांटिसिज्म की, या हम कहें कि स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन की एक प्रमुख विशेषता जो रही है, वो रही है राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र पर विशेष बल देना। अब हर्डर ने अपने इतिहास लेखन में बताया है, उन्होंने कहा कि हर्डर की संस्कृति के, उन्होंने बताया है कि स्वच्छंदतावाद में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय संस्कृति क्या है, कि हर राष्ट्र की अपनी एक संस्कृति है और उसी संस्कृति में उस राष्ट्र का जो, उसका जो राष्ट्रीय चरित्र है, वो आगे फलता फूलता है। और इसी आधार पर आप देखेंगे कि जो हर्डर और जो अन्य जर्मन विद्वान हुए, विथोवन, गोथे, सिलर, कांट, हीगल, ये सभी जो जर्मन विद्वान हुए, इन्होंने इसी आधार पर जर्मन राष्ट्रवाद को क्या किया, एक जर्मन राष्ट्रवाद को प्रस्तुत किया है। और हर्डर ने अपने इतिहास लेखन में राष्ट्रवाद को विशेष महत्व दिया है। और इसी कारण क्या था कि हर्डर का मत था कि प्रत्येक सभ्यता एक जैविक और आत्मिक सत्ता होती है, एक पौधे, एक जीवाश्म की तरह, जिसका अपना जन्म, यौवन, पतन और मृत्यु होती है। वो कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की प्रत्येक राष्ट्र का एक राष्ट्रीय चरित्र होता है, उसकी एक राष्ट्रीय संस्कृति होती है। और वो राष्ट्रीय संस्कृति क्या होती है? एक पौधे के समान है, जिसका अपना जन्म होता है, उसका अपना यौवन होता है और उसका अपना पतन होता है। तो हर देश की एक राष्ट्रीय, हर राष्ट्र की एक संस्कृति है, एक राष्ट्रीय चरित्र है। और आज हमारा उद्देश्य उस राष्ट्रीय चरित्र को समझना, उस राष्ट्रीय संस्कृति को समझना। तो इस तरह स्वच्छंदतावाद ने क्या किया? राष्ट्रवाद को विशेष रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जैसे अभी जो हेडिंग में लिखा है कि 1789 से 1800 तक फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों ने राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत का महत्व समझा। और ये सब किस कारण हुआ? इतिहास में स्वच्छंदतावाद के कारण। 1800 से 1820 के समय में जर्मनी में जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल ने इतिहास की आत्मा के विकास के रूप में उसको प्रस्तुत किया। और 1820 से 1850 के दौर में यूरोप भर में राष्ट्रवादी आंदोलनों का क्या हुआ? जो स्वरूप उभरा, उसने राष्ट्रवाद को लोगों के समक्ष रखा। और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, या हमें कहें कि राष्ट्रवाद जो है इतिहास लेखन में प्रमुखता से छाने लगा। ये किसकी देन है? राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना, स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन की। अब जो स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन की जो व्याख्या कॉलिंगवुड करते हैं, वो कहते हैं कि मानव की शारीरिक एवं मानसिक विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं। और वो बोलते हैं यही जो उसकी विभिन्नताएं, उसी की क्या विलक्षणता बन जाती हैं। और यही विलक्षणता संसार की सभ्यताओं में उसका अंतर होने के कारण है। अर्थात जो विश्व में अनेक संस्कृतियां हुई हैं, अनेक सभ्यताएं हुई हैं, और उन सभ्यताओं में जो अंतर है, जो भेद है, वो किस कारण है? उन संस्कृति के लोगों की विलक्षणता के कारण। मानी अर्थात प्रत्येक सभ्यता के लोगों के, प्रत्येक सभ्यता में जो भी मानव हुआ है, उनकी अपनी अलग विशेषताएं रही हैं। जैसे वो कहते हैं चीनी सभ्यता के विशेष लक्षण हैं और चीनी लोगों का अपना एक विशेष स्वभाव है। मैंने भी पिछले चैप्टर में बताया भी था क्लास में कि चीनी लोगों में एक भावना थी कि वो अपने देश को स्वर्गीय देश मानते थे। और वहाँ के वो लोग कहते थे कि हमें विदेशों से कुछ भी चीज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, और सब हमारे यहाँ सब कुछ होता है। देखो आज भी उनका वो राष्ट्रीय चरित्र बना हुआ है
चीन आज भी अपने हर क्षेत्र में स्वावलंबी है या बनने का प्रयास करता है। अब मैंने आपको कई बार बताया भी था कि चीन पिछले साल कुछ साल में एक जब ये सर्वर जब डाउन हुआ था, बैंकिंग व्यवस्था को जब नुकसान या कई एक दिन बैंकिंग व्यवस्था ठप हो गई थी, तब भी चीन का अपना जो निजी सर्वर था, अपना जो निजी इंटरनेट सिस्टम था, वो काम करता रहा, क्योंकि चीन हर क्षेत्र में स्वावलंबी है और वो कभी भी दूसरे उस पर डिपेंडेंट नहीं रहा है। ये चीनी लोगों का एक राष्ट्रीय चरित्र है कि वो अपने देश, अपने स्वदेशी स्वदेशी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और विदेशियों को नकारते हैं। वो अपनी संस्कृति को गौरवशाली मानते हैं और कहते हैं कि हम तो, हमारे संस्कृति का, हम तो स्वर्गिक, हमारा देश स्वर्गिक देश है। और हम भारतीयों की कमी क्या है कि हम विदेशी संस्कृति को, विदेशी वस्तु को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। हम बड़े शौक से दिखाते हैं मेरे पास फलां विदेशी चीज़ है, मेरे पास फलां विदेशी वस्तु है, और हमारा अपना राष्ट्रीय चरित्र खत्म हो जाता है। तो कॉलिंगवुड कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का, प्रत्येक संस्कृति का क्या अपना क्या है, एक विलक्षणता उसमें होती है। जैसे मैंने चीन का एक उदाहरण दिया, मैंने नहीं, उन्होंने दिया कॉलिंगवुड ने। तो ऐसे वो कहते हैं कि हर सभ्यता का क्या है, हर संस्कृति का, हर राष्ट्र का अपना एक राष्ट्रीय चरित्र होता है और जो उसको आगे बढ़ाने में विशेष योगदान देता है। तो इस तरह स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन को आगे बढ़ाने में थॉमस कार्लाइल, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, जिन्होंने द हीरो वर्शिप एवं हिस्टोरी लिखी, जिन्होंने नायकों को, उनकी नायकों की हीरो बनी, वीर किसी नायक की प्रशंसा करके उसको नायक को सबके समक्ष एक राष्ट्रीय नायक बना दिया और उसको एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसे ही जूल्स मिसले, जिन्होंने फ्रांसीसी इतिहासकार थे, जिन्होंने फ्रांस की राष्ट्रीय आत्मा को चित्रित किया कि फ्रांस की राष्ट्रीय आत्मा क्या, मैंने फ्रांस का जो राष्ट्रीय चरित्र है वो क्या है। लियोपोल्ड वॉन रोंके, जिन्होंने जर्मन इतिहासकार थे, उन्होंने वैज्ञानिक इतिहास लेखन की नींव रखी और उन पर क्या था, उन पर भी स्वच्छंदतावाद का प्रभाव था। अब जो स्वच्छंदतावाद इतिहास लेखन रहा है, उसकी विशेषता क्या रही, जिसमें मैंने कुछ बताई है कि भावनात्मक कथा, तथ्यों के बजाय भावनाओं पर जोर दिया गया इतिहास लेखन में, और भावनाओं को के आधार पर इतिहास को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। जैसे मैंने कहा, विभिन्न संस्कृतियों का जो प्रस्तुतिकरण हुआ वो इन्हीं भावनाओं के आधार पर किया गया। नायक केंद्रित जो महान व्यक्ति थे उनको नायक के रूप में चित्रित किया गया और उनको पूरे राष्ट्र के समक्ष एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया, और इस तरह उन्हें व्यक्तिवाद पर जोर दिया। लोग नायक को अपना आदर्श मानकर उसके जैसे बनने की कोशिश करने का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, स्वच्छंदतावादी इतिहास लिखने का क्या है, एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रहा है कि उन्होंने अपने एक अलग राष्ट्र की राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और अतीत को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत कर उसको एक आदर्श बनाकर लोगों को उसके अनुकरण करने का प्रयास किया है, या उस तरह बनने का प्रयास किया है, बनाने का प्रयास किया है। परंपरा का महत्व, स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन में पारंपरिक जो संस्कृतियां थी, जो रीति रिवाज थी, जो सामाजिक संरचनाएं थी, उन पर जोर देने का, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। और विशेषकर जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय पहचान और अतीत का आदर्शीकरण, ये मुख्य विशेषता स्वच्छंदतावाद की, और उन्होंने इसी पर विशेष जोर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि जो स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन था, उससे यूरोप में एक राष्ट्रीय आंदोलनों की बाढ़ सी आ गई, और इसी कारण क्या हुआ, यूरोप में जर्मनी का एकीकरण हुआ, जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में संगठित हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, इटली एक राष्ट्र के रूप में संगठित हुआ। और यही कारण रहा कि पूरे विश्व में स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। जो स्वच्छंदतावादी इतिहासकारों ने क्या किया, राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित करने, उसको प्रचारित करने और अतीत को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास किया है। जर्मनी, इटली, पोलैंड जैसे देशों में इतिहास लेखन का राष्ट्रीय एकीकरण के साधन के रूप में काम किया, और इतिहासकारों ने क्या किया, सांस्कृतिक विशेषता और ऐतिहासिक न्याय को साबित करने का प्रयास किया है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, प्राचीन साहित्य, कला और परंपराओं का संग्रह होने लगा, भूगोल का महत्व लोगों की समझ में आया, और लोगों ने क्या किया, अपनी राष्ट्रीय पहचान को उजागर करने का प्रयास किया। एक विशेषता ये भी है स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन की कि व्यक्तिवाद और नायक पूजा का प्रभाव पड़ा। जो राष्ट्रीय नायक हुए हैं, उनकी पूजा या उनकी महानता को स्पष्ट करने का प्रयास किया, उनको एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, और इसलिए जो व्यक्तिवादी इतिहास लेखन था उसका उदय हुआ है, नायकों का चरित्र ज़्यादा होने लगा, और कई बार क्या हुआ कि जो सामाजिक उनका भी आलोचना की जाने लगी। अब ये स्वच्छंदतावादी इतिहास की कमियां क्या रही हैं कि स्वच्छंदतावादी इतिहास की कमियां ये हैं कि इसमें वैज्ञानिक तथ्यों की कमी है। इसमें जो वैज्ञानिक ढंग से हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, जो तर्क और
तर्क और साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन करते हैं। स्वच्छंदतावाद ने थोड़ा इसको नकारने का प्रयास किया है। भावना और कल्पनाओं को प्रधानता दी गई और इसका परिणाम क्या हुआ कि कई जो ऐतिहासिक तथ्यों को दस्तावेजों के बजाय उनपे आख्यानों पर, कथाओं पर या कथाओं के द्वारा उसको प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या होगा कि आदर्शीकरण का खतरा, कि उसमें जो हुआ कि हमने हर चीज़ को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उसकी जो वास्तविकता थी वो क्या हो कहीं ना कहीं छुप गई है। ये भी आरोप लगाया जाता है स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन पर कि इसमें क्या हो पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है। राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए जो विरोधी दृष्टिकोण थे उनको नजरअंदाज किया गया ताकि क्या हो हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें। और सामाजिक संदर्भों की भी उपेक्षा की गई। कई बार अपने राष्ट्रीय चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए, अपनी राष्ट्र को और अच्छा स्वरूप दिखाने के लिए उसी कई बार सामाजिक बुराइयों को भी की अवहेलना की गई है। आधुनिक इतिहास लेखन पर स्वतंत्रतावादी इतिहास लेखन क्या प्रभाव पड़ा है कि इसका प्रभाव ये पड़ा कि राष्ट्रीय इतिहास लेखन हुआ है कि प्रत्येक राष्ट्र ने अपना इतिहास अपने ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ये इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है, इसका एक प्लस पॉइंट भी है। और दुर्भाग्य ये है कि देखो हर राष्ट्र का अपना इतिहास एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया और भारत का इतिहास आज भी जो है औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा जो लिखा गया उसी को हम ज़्यादा मानते हैं। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। हर देश ने अपना इतिहास इस ढंग से प्रस्तुत किया कि वहाँ के लोग अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर उसको एक संबल उससे प्रेरित होकर के अपने राष्ट्र की भावनाओं को उजागर करें। लेकिन हमारा इतिहास क्या है, हमने औपनिवेशिक इतिहास को ज़्यादा ग्रहण किया है और हम उसकी ज़्यादा ज़्यादा सराहना करते हैं, उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। जबकि क्या होना चाहिए था, जो जैसे अन्य देशों ने अपने राष्ट्रीय इतिहास की स्थापना की, हमारा अपना अलग राष्ट्रीय इतिहास होना चाहिए था जो हमारे राष्ट्रीय गौरव को आगे बढ़ाता। सांस्कृतिक इतिहास का उदय हुआ, इससे सामाजिक इतिहास की नींव रखी गई और विविध दृष्टिकोण इतिहास में विभिन्न दृष्टिकोण इसमें अपनाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि सकारात्मक रूप से जो स्वच्छंदतावादी इतिहास लेखन था उसने विभिन्न राष्ट्रों को आगे बढ़ने में योगदान दिया है। और मैं मानता हूँ कि आज जो चीन है, या मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ कि चीन में या रूस में, जैसे रूस में ही सबसे पहले साम्यवाद का उदय हुआ, तो रूस के साम्यवादियों के साथ साथ वो राष्ट्रवादी ज़्यादा पहले थे। और रूस के साम्यवादी जो चाहे लेनिन हो चाहे स्टालिन हो, इन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने में हर तरह से योगदान दिया है, अपने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और अपने देश के गौरव को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया है। ऐसे ही चीन के साम्यवादियों ने क्या किया, चीन में एक सांस्कृतिक जो आंदोलन हुआ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, चीन को हर क्षेत्र में अग्रणी करने का प्रयास किया। और दुर्भाग्य ये है कि आज भी भारत में साम्यवादी क्या करते हैं, भारत की स्वयं आलोचना करते हैं। जबकि होना ही चाहिए था कि वो भी रूस और चीन से सबक लेते और भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे ऐतिहासिक तथ्य कह रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में, या हम कहें कि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में स्वच्छंदतावाद ने काफ़ी योगदान दिया है।